हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस विद शिल्पा। आपने एक मुहावरा सुना होगा, हाथी निकल गया पूंछ रह गई। ये मुहावरा आज बिल्कुल सेट बैठ रहा है हमारी ज्योग्राफी बुक के लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े हाथी जैसे डिफिकल्ट चैप्टर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। आपने और मैंने मिलकर के उन्हें पार कर लिया है। अब कौन सा बचा है? पूंछ जैसे छोटे छोटे चैप्टर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको पता है मैं आसान क्यों कह रही हूं उन्हें? क्योंकि जो उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। अभी हमें सिर्फ उन्हें ब्रश अप करना है, मींस रिवाइज करना है। और जो थोड़े बहुत नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आसान बन जाएंगे, क्योंकि आप समझदार हैं और आपको मेरा साथ है, तो वो चैप्टर्स, वो कॉन्सेप्ट्स भी किस खेत की मूली हैं। सो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन द चैप्टर लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। So chapter life in tropical and subtropical region is given by different names in different books. Like NCERT में it is given by this name, that is the human environment interactions, the tropical and the subtropical regions, right? और बाकी कुछ publications में life in tropical and subtropical regions. So घबराना नहीं, concepts वही हैं, content भी वही है more or less, बस थोड़ी सी arrangement अलग है, right? So let's begin today's video. Now when I say environment, it refers to all the things which surround us. जो हमारे आसपास है वो सब एनवायरमेंट है, राइट? कुछ नेचुरल है, कुछ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है। अब एनवायरमेंट हम पे इफेक्ट लाता है और हम एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमने पेड़ काटे, डिफॉरेस्टेशन किया, हमने इफेक्ट किया। एनवायरमेंट हमें कैसे अफेक्ट करता है कि अगर ठंड है तो हम वुलन्स पहनेंगे, और अगर समर्स हैं तो हम कॉटन क्लोथ, लूज क्लोथ पहनेंगे। या फिर हमारी फूड, हमारा ऑक्यूपेशन, दे ऑल आर अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। सो वी अफेक्ट द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स अस। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन से एनवायरमेंट के बारे में? द एरिया ऑन द ट्रॉपिक्स एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स। अब आप कहेंगे मैम आप बार बार ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कह रहे हो, तो एक बार थोड़ा रिवाइज भी करा दो। तो एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। इट्स अ फ्री हैंड ड्रॉइंग, सो काइंडली बियर विद इट। थोड़ा सा रफ ड्रॉ किया जाएगा बट आपको समझ पक्का आ जाएगा। सो अब ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन हमें समझना है इसमें। सो वी ऑल नो द लैटिट्यूड एट 0 डिग्री, दैट इज द इक्वेटर। अब इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री साउथ, दिस एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल रीजन। क्या कहते हैं इसे? इक्वेटोरियल रीजन, राइट? अब कोई डाउट इसमें? इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ इज नोन एज द इक्वेटोरियल रीजन। और अगर हम कहें ट्रॉपिकल रीजन, द एरिया बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है, दैट इज नोन एज द ट्रॉपिकल रीजन, राइट? और अब आया थर्ड रीजन, दैट इज द सब ट्रॉपिकल। सो सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा रीजन है? वो रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, मीन्स इसके इर्द गिर्द, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, मीन्स इसके इर्द गिर्द। सो दैट इज नोन एज द सब ट्रॉपिकल रीजन। एक बार क्विक रिविजन करते हैं। इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, या फिर कभी कभी कहा जाता है इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ इज नोन एज अ ट्रॉपिकल रीजन। और जब अगर पूछा जाए कि भाई सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, सो दैट रीजन इज 20 डिग्री, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे। या फिर इक्वेटर से 20-30 डिग्री नॉर्थ और 20-30 डिग्री साउथ इज नोन एज अ सब ट्रॉपिकल रीजन। सो आई होप ये रिवाइज हो गया आपको, इसमें अब कोई डाउट नहीं आएगा। नाउ कमिंग टू द मैप ऑफ द वर्ल्ड विच शोज द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। आई विल जूम द मैप लिटिल बिट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डार्क ग्रीन कलर है, इट इज अराउंड द ट्रॉपिकल, सॉरी आई वुड से इक्वेटोरियल रीजन, मीन्स ऑन द इक्वेटर, around the equator. So we can see the evergreen forest, the thick dense rainforest, and above it
means 20-30 degree north and 20-30 degree south, we have the subtropical rainforest, subtropical forest, right? So as I told you, life in tropical and subtropical region. अभी हमने मैप में भी देखा कि वर्ल्ड में बहुत सारे एरियाज में ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, बट हम सारे एरियाज को नहीं पढ़ेंगे. सो फॉर दिस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू स्टडी two river basins. One is the Amazon basin and the second is the Ganga Brahmaputra basin, right? इसमें कोई डाउट नहीं है. अब एक मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि मैम बेसिन क्या है. ऑल्दो आपको याद होगा, बट फिर भी मैं टीचर हूं, मेरा फर्ज है कि मुझे सब कुछ आपको रिवाइज कराना है. सो बेसिन ये वो वाला बेसिन तो बिल्कुल भी नहीं है जिसके मम्मी बनाती हैं पकौड़े जैसे ही बारिश शुरू होती है. तो ये कौन सा बेसिन है? It is a basin of a river. It's an area through which a river passes and its tributaries also pass. और अगर हम इसकी definition याद रखें, an area drained by river and its tributaries. ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म में, जब हमने पढ़ा था एक्शन ऑफ रिवर. अगर आपको फिर से वो चैप्टर रिवाइज करना है, मैं उसका लिंक आपको यहीं दूंगी, आप प्लीज उसको गो थ्रू कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भी आगे दौड़ पीछे छोड़. हमें पिछले कंसेप्ट्स को याद रखना है ताकि आने वाले कंसेप्ट्स, और ये सिर्फ इस क्लास में नहीं, आगे आपकी सीनियर क्लासेस में भी, और अगर आप मास्टर्स करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, तब तो आपके डेफिनेटली ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. सो फर्स्ट थिंग इज द लोकेशन, वो कहाँ लोकेटेड है. सेकेंड विल स्टडी द लैंड, देन द क्लाइमेट एक्सपीरियंस्ड इन दैट एरिया, देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ के चुके हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था हम सिर्फ ब्रश अप करेंगे. एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज द पीपल. सो हम यहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे, वो क्या काम करते हैं, व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इन दैट एरिया. सो लोकेशन, लैंड, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड द पीपल. सो शुरू करते हैं. पहला रिवर बेसिन दैट इज द अमेज़न रिवर बेसिन. नाउ दिस इज द अमेज़न बेसिन. आप देख सकते हैं कितना ह्यूज है, और ये पूरे कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका के पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है. वेस्टर्न साइड से शुरू हो रहा है और ईस्ट में खत्म हो रहा है. आप समझ सकते हैं कितना वास्ट है ये बेसिन. सो ये बेसिन वास्ट है, इट मीन्स कि रिवर भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है. इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. लॉन्गेस्ट नहीं है, प्लीज़ याद रखिएगा, इट इज़ द लार्जेस्ट नॉट द लॉन्गेस्ट, राइट. और लॉन्गेस्ट कौन सी है सोच के रखना, और अगर नहीं आता है तो मैं बताने वाली हूँ, बट थोड़ी देर बाद. अगर आता है तो दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो अमेज़न रिवर बेसिन, इट कवर्स मैनी कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका एंड इट ड्रेन्स अ लार्ज एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, राइट. आई एज अ टीचर हैव ऑब्जर्व कि चिल्ड्रन आस्क सम क्वेश्चंस जो मैंने एज अ टीचर या एज अ अडल्ट नहीं सोचे. वो पूछते हैं मैम ये ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये ऐसा नहीं तो क्यों नहीं है. ऐसे ही हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन आए कि मैम इसका नाम अमेज़न क्यों है. इसका अमेज़न क्यों नाम पड़ा? बिकॉज एक बार कुछ स्पेनिश एक्सप्लोरर्स, स्पेनिश कौन? द पीपल हु बिलोंग टू स्पेन. जैसे हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, वी आर इंडियंस. सो द पीपल फ्रॉम स्पेन दे डिस्कवर्ड द रिवर अमेज़न, बट दे वर अटैक्ड बाय द ट्राइब्स. बिकॉज उन ट्राइबल्स को क्या लगता है कि ये आउटसाइडर्स हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाने आए, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए आउटसाइडर्स पे अटैक करते हैं. सो जैसे उन्हें अटैक किया तो उन एक्सप्लोरर्स को रोमन एम्पायर की एक ऐसी खतरनाक ट्राइब्स की दिमाग में आया जिन्हें अमेज़न कहा जाता था. तो इसीलिए उन एक्सप्लोरर्स ने इस रिवर का नाम अमेज़न रख दिया. तो समझ आ गई कहानी इस नाम के पीछे की. वेरी गुड. चलो अब शुरू करते हैं. जो मैंने आपको पहली चीज़ कही थी, हम पढ़ेंगे लोकेशन. लोकेशन मीन्स वो कहाँ पर स्थित है, वो कहाँ पर लोकेटेड है. सो मैंने आपको उस डायग्राम से बताया था, जो कि इतना अच्छा नहीं बना था, बट होपफुली आपको समझ आ गया कि इक्वेटोरियल रीजन कहाँ है. 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज द इक्वेटोरियल रीजन. सो जो ये रेन अमेज़न बेसिन है वो है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. और जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया था कि अमेज़न इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट कौन सी है? नाइल. जैसे मैंने आपसे भी पूछा था, जल्दी से जवाब दीजिए. आपको पता था तो वेरी गुड, वेल एंड गुड. सो आप एक काम करेंगे, जैसे नाइल का आंसर पता था, वो अपना राइट हैंड फॉरवर्ड लाएंगे, सामने लाएंगे, और अपने लेफ्ट कंधे पे पैट करेंगे. ये है सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि आप और मैं तो
फिजिकली अपार्ट हैं, सो वी कैन पैट ईच अदर्स बैक लाइक दिस. सो रिवर नाइल इज द फर्स्ट longest river of the world, whereas Amazon is the second longest river, right? अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लैंड. अब रिवर है, ट्रिब्यूटरीज हैं, तो फिर वो फाइन सॉइल कैरी करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है रिवर इरोड्स, हमने एक्शन ऑफ रिवर समझा है पिछले चैप्टर में. अगर आपको कुछ भी डाउट है मैं उसका लिंक शेयर करूंगी, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, राइट? सो रिवर अमेजोन, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज, और हर रिवर, हर ट्रिब्यूटरी अपने साथ बहुत सारा फाइन सॉइल कैरी करती है, इरोड करती है. सो दिस फाइन सॉइल गेट्स डिपॉजिटेड. कहाँ कहाँ डिपॉजिट होता है? या तो रिवर बेसिन पे, मीन जहाँ से वो रिवर क्रॉस कर रही है, ट्रिब्यूटरी क्रॉस कर रही है, या फिर डेल्टा में. अब डेल्टा भी क्या है? इट्स अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर. माउथ, वो प्लेस, वो एरिया जहां पर रिवर दूसरी वाटर बॉडी में मर्ज हो जाती है, जैसे कि सी, ओशन, बे. सो डेल्टा एंड द रिवर बेसिन्स, दे आर द फर्टाइल एरियाज ऑफ अ रीजन, बिकॉज दे हैव फाइन अलूवियल सॉइल, जो कि बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है, राइट? सो अब फर्टाइल है तो अब समझ में आ गया, फर्टाइल है मीन्स वहां वो खेती के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही है, कहते हैं ना परफेक्ट लोकेशन फॉर एग्रीकल्चर, राइट? सो हमने जाना लैंड के बारे में, हमने जाना लोकेशन के बारे में. अब हमारा नेक्स्ट जो हमें करना है अमेजोन बेसिन के बारे में, दैट इज द क्लाइमेट. अब क्लाइमेट बताने से पहले मैं एक छोटा सा ये प्रोसेस के फॉर्म में स्मार्ट आर्ट बनाया है, इसको आप याद रखेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, क्योंकि इसको बिठाने से ना बहुत फायदा है. क्योंकि ये आपको कभी भी भूल जाओ चैप्टर, बट आपको ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद रहा ना, तो कभी नहीं भूलने वाले. लिख के ले लो मुझसे. सो प्लीज यू कैन ड्रॉ इट इन योर नोटबुक्स, इन योर प्रिपरेशन नोटबुक, जो भी आप नोटबुक बनाते हैं अपनी नोट्स के लिए, अपनी एक्स्ट्रा रिविजन के लिए. सो यू कैन ड्रॉ इट देयर एंड इसको दिमाग में बिठा लो, फिट कर लो. क्या चीज? इक्वेटोरियल रीजन है, डायरेक्ट रेज ऑफ सन. सो डायरेक्ट रेज ऑफ सन, बहुत इवेपोरेशन होगा क्योंकि इतनी हीट है वहां पर. अब हीट इतनी है, इतनी इवेपोरेशन है, तो क्लाउड्स भी रोज बनने वाले हैं भाई. अब क्लाउड्स बनेंगे तो बारिश भी होगी, और बारिश होगी तो ह्यूमिड रहेगा. अब इतनी इवेपोरेशन है तो स्टिकी स्टिकी वाला फील आता है, हाई ह्यूमिडिटी. और क्योंकि एवरीडे रेन, हर दिन बारिश है, सो जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट है. मोर ओवर डे और नाइट का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट सेम. अब आप सोच सकते हैं, डे और नाइट मीन्स दिन और रात का टेम्परेचर बिल्कुल सेम, जबकि आप जहां रहते हैं, मैं जहां रहती हूं, अगर हम इक्वेटोरियल रीजन नहीं है तो डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है. हमने न्यूज़पेपर में मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर देखते हैं, बट इक्वेटोरियल रीजन में मैक्सिमम और मिनिमम है ही नहीं. डे एंड नाइट का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है. सो अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ आ गया, मीन्स क्लाइमेट समझ में आ गया, राइट? सो जल्दी से देखिए, क्लाइमेट, इक्वेटोरियल रीजन है, डायरेक्ट रेज है, डायरेक्ट रेज के कारण लॉट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन है तो हाई ह्यूमिडिटी है, इवेपोरेशन है तो क्लाउड फॉर्मेशन. सो वाटर साइकिल याद रखिए, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. सो रेनफॉल एंड एवरीडे रेनफॉल, राइट? अब इसी चीज को मैंने बहुत ब्रीफ में, छोटे पॉइंट्स में लिखा है, आप इन्हें याद कर सकते हैं. एग्जामिनेशन में इन्हीं पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं टू सिक्योर गुड मार्क्स. नाउ इट एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. समझ में आ गया. रेनफॉल का रीजन भी हमें समझ आ गया. कितनी रेनफॉल है? 250 सेंटीमीटर्स एनुअली, मीन्स हर साल इतनी ज्यादा बारिश होती है. और ये रेनफॉल कौन सी टाइप है? कन्वेक्शनल टाइप. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. हमने इसका जिक्र किया है पिछले वीडियो में जो प्रेसिपिटेशन ह्यूमिडिटी पे था. सो कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल एंड रिलीफ रेनफॉल. सो कन्वेक्शनल रेनफॉल वो जो कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कारण अकर हो रही है. ठीक है, मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ. एंड सिंस इट रेन्स एवरी डे, तो ड्राई सीजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. डू यू ऑल एग्री विद मी? जब हर दिन बारिश हो तो ड्राई सीजन कैसे होगा? नहीं हो सकता. सो क्लाइमेट समझ में आ गया. सो हमने जान लिया लोकेशन, इट इज लोकेटेड ऑन द इक्वेटोरियल रीजन. हमने जान लिया लैंड, फर्टाइल लैंड है बिकॉज ऑफ
thousands of tributaries and the largest river of the world. It carries so much of fine soil. फिर हमने जाना क्लाइमेट के बारे में, हॉट एंड ह्यूमिड. वाई हॉट हमें समझ आ गया, वाई ह्यूमिड ये भी हमें समझ आ गया, राइट. सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द नेचुरल वेजिटेशन. नाउ टू नो अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन, जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ उसको ब्रश अप कर रहे हैं. अब हमने जान लिया इन द प्रीवियस हेडिंग क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड. अब हॉट एंड ह्यूमिड है मीन्स इट विल सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा, मीन्स अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स. सो वैरायटी मीन्स इतने स्पीशीज जो कि अभी कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो कि डिस्कवर भी नहीं किए गए हैं, राइट. अब वो इतने थिक फॉरेस्ट हैं कि दे फॉर्म अ रूफ. उनकी लीव्स इतनी फैली हुई, इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि दे मेक अ रूफ, डेंस रूफ, जैसे हमारे घर की छत होती है ऐसी डेंस रूफ बना देते हैं. एंड दे डोंट लेट सनलाइट टू रीच द ग्राउंड. इतनी घनी उनकी छाया होती कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पाती. इसीलिए वहाँ का ग्राउंड हमेशा गीला और डार्क रहता है, डैम्प एंड डार्क. डैम्प का मतलब कि नमी वाला, गीला गीला क्योंकि हर रोज़ बारिश हो रही है और सनलाइट पहुंच नहीं रही तो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है. एंड डार्क बिकॉज इतनी जो उसकी कैनोपी बन गई है वो सनलाइट को फ्लोर तक आने ही नहीं दे रही. इसीलिए अब उसके फ्लोर पे कैसे पौधे उगेंगे, विच आर शेड टॉलरेंट, मीन्स जिन्हें सनलाइट नहीं चाहिए और वो फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं. ओनली दोज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और द प्लांट्स आई वुड से ग्रो एज अ फॉरेस्ट फ्लोर इन द रेन फॉरेस्ट. अब हम देखते हैं एक इमेज जिसमें the different layers of the rainforest have been given. So now in this image you can see ground level, under canopy, main canopy and emergent layer. कहीं कहीं इनके थोड़े डिफरेंट नाम भी आप देख सकते हैं, जैसे कि पहली लेयर तो इमर्जेंट लेयर है, सेकेंड इज कैनोपी, थर्ड लेयर इज समटाइम इज नोन एज द अंडर स्टोरी एंड द लास्ट इज कॉल्ड द फॉरेस्ट फ्लोर. सो आप देख सकते हैं कैसे इनकी हाइट में डिफरेंस नजर आ रहा है. So most of the rainforest, it consists of this multi-layered structure of the flora or the trees or the vegetation. And this kind of vegetation is available in the areas which experience heavy rainfall and that takes place near the equator. Now अभी तक हमने जाना the multi-layers of the rainforest of the Amazon basin. अब थोड़ी सी कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रीज या उनके कुछ स्पेशल नाम हैं. सो द वर्जिन फॉरेस्ट एग्जिस्ट हेयर मीन्स बहुत सारे ऐसे स्पीशीज जो कि अनडिस्कवर्ड हैं, अननोन हैं, जिन्हें जाना भी नहीं गया है. मीन्स आप सोच सकते हैं कि कितनी वैरायटी है कि अभी तक कितनों को डिस्कवर तक नहीं किया है, उनको उनके नाम तक नहीं पता, वो क्या उनकी क्वालिटी है, कैसे हैं, वो भी नहीं पता है. सो अभी कितना अनडिस्कवर्ड एरिया है अमेज़न बेसिन का. सो दैट इज नोन एज द वर्जिन फॉरेस्ट. देन द वेजिटेशन ऑफ अमेज़न, इट इज गिवन or I would say it is given a special name, that is the selvas. Next we have the important trees जो हमने पिछले चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ में हमने जानी थी, डिफरेंट ट्रीज ऑफ द रेन फॉरेस्ट. सो आपने अगर वहाँ याद कर लिए तो यहाँ आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं किए तो यहाँ कर लो, वहाँ का काम हो जाएगा. एंड द यूजेस ऑफ दीज ट्रीज, दे प्रोवाइड टिम्बर, रबर, गम, रेजिन, फाइबर. मीन्स पेड़ तो भाई फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, हर पेड़ का फ़ायदा है, इसीलिए हमें पेड़ बचाने चाहिए. बिकॉज द ट्रीज आर दी लंग्स एंड अमेज़न और स्पेशली रेन फॉरेस्ट को कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि दे आर द वन विच प्योरीफाई. क्योंकि हम इंसान तो बस कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं एनवायरनमेंट में, बट दीज ट्रीज दे आर हेल्पिंग अस टू मेंटेन द अर्थ, मेक इट, कीप इट अ हैबिटेबल प्लैनेट. ठीक है जी. तो अब समझ आ गया आपको, हमने लोकेशन जान ली, हमने लैंड जान लिया, हमने क्लाइमेट जान लिया, हमने नेचुरल वेजिटेशन जान लिया. सो नाउ मूविंग टू दी वाइल्ड लाइफ. अब जैसे वैरायटी यहाँ पे वेजिटेशन की थी, ऐसी वैरायटी वाइल्ड लाइफ की भी है. ओके, सो हमने वहाँ जाना था 4 लेयर्स, इमर्जेंट, कैनोपी, अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर. सो जैसे लेयर्स हैं वैसे ही वाइल्ड लाइफ की भी वैरायटी है. जैसे जो इमर्जेंट लेयर है, टॉप मोस्ट है, the tallest trees of this layer of the natural vegetation of the rainforest area, it consists or it is a habitat of birds, bats, butterflies, etc. right? और जो second layer है, that is a canopy, जो बहुत घने पेड़ हैं,
जो कि एक कैनोपी फॉर्म करते हैं विच डज नॉट लेट द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, उनमें रहते हैं मंकीज एंड वैरायटी ऑफ बर्ड्स, राइट। अब जो थर्ड लेयर है दैट इज द अंडर स्टोरी। अब अंडर स्टोरी में कौन रहता है भाई? स्नेक, रेड आइड ट्री फ्रॉग्स एंड सम अदर एनिमल्स, वो रहते हैं अंडर स्टोरी में, या फिर जो लोअर ब्रांचेस हैं बाकी पेड़ों की। एंड द लास्ट द फॉरेस्ट फ्लोर, जहां पे द वैरायटी, द ह्यूज रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ दे सर्वाइव देयर। अब आपने जान लिया वाइल्ड लाइफ के बारे में, थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं कैसे कैसे एनिमल्स वहाँ सर्वाइव करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो गोरिल्लाज, मंकीज, स्लॉथ, प्यूमा, जैगुआर, मीन्स वैरायटी। जैसे वैरायटी है वेजिटेशन की, ऐसे ही वैरायटी है एनिमल्स की। सेकंड है रेप्टाइल्स। आप रेप्टाइल जानते हैं, जो कि पेट के बल चलते हैं, वो जानवर। सो रेप्टाइल्स की भी यहाँ पे भरमार है भाई, बहुत वैरायटी है। एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, n नंबर ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हेयर इन एवरी वैरायटी। और अगर हम फिशेस की बात करें, वो भी वैरायटी है। वी कैन सी so many different birds in the Amazon rainforest। और एक और बात जो आपको याद रखनी है, जो एनाकोंडा है, हेवीएस्ट स्नेक, वो भी इसी रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, राइट। तो ये था अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ द अमेजोन बेसिन। अब भाई ऐसा घना जंगल हो, इतना अंधेरा हो, हर रोज बारिश हो, तो वहां पॉपुलेशन कैसी होगी? स्पार्स पॉपुलेशन। तो प्लीज याद रखना, ये लॉजिक आपको याद, अगर ऐसी लॉजिक में याद रखेंगे सो यू विल नेवर फॉरगेट। सो सिंस थिक वेट फॉरेस्ट, सो पॉपुलेशन एक्सट्रीमली लेस, स्पार्स पॉपुलेशन, राइट। और अगर जो रहते हैं वो ट्राइबल्स रहते हैं यहाँ पर, एंड ट्राइबल्स की लाइफस्टाइल आपको पता है, हम अपने हिस्ट्री में जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं अबाउट द ट्राइबल्स। सो द ट्राइबल्स, दे हाउ डू दे लिव और व्हाट इज देयर डेली रूटीन? दे live by gathering fruits, by hunting animals, by fishing। so ये उनका source of, कहते हैं ना कि how they sustain, कैसे रहते हैं, कैसे survive करते हैं। so by hunting and gathering, जैसे early humans करा करते थे, जो हमने क्लास 6 में पढ़ चुके हैं early humans के बारे में। अब ये nomads हैं, hunter gatherers हैं, so they live in huts made with wood, clay and leaves। but इनकी जो huts है ना, वो थोड़ी सी अलग हैं। कैसी अलग है अभी बताती हूँ आपको। इनकी हट्स हैं ऐसी, आप देख सकते हैं, रेज्ड, ग्राउंड से उठी हुई हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? अगर आपको रीजन पता है जल्दी से सोच लीजिए, मैं उसके बाद बताती हूँ। और मैं अगर रीजन बताऊं और आपका आंसर सही हो तो वही टेक्निक अपनाएंगे अपने आप को शाबाशी देने की। अपने आप को शाबाशी देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। इवन मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ जब मेरा वीडियो बहुत सही जाता है, राइट, ऑनेस्टली। सो पीपल लिव इन हट्स एंड दे बिल्ड these huts with wood, clay and leaves on stilt, so these are known as stilt houses। क्यों? क्योंकि ground is always filled with water, क्योंकि भाई हर रोज बारिश हो रही है। तो इमेजिन करो ग्राउंड पे हर समय पानी है, तो भैया वो अगर झोंपड़ी नीचे बनाएंगे तो हर समय पानी में ही घूमते रहेंगे वो। so they build stilt houses। next is they practice shifting agriculture। so अगर आपको ट्राइबल्स का चैप्टर हिस्ट्री का अच्छे समझ में आ गया, so मीन्स अब आपको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी पता है। मीन्स एक पीस ऑफ लैंड को, अब एक मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कैसे कैसे किया जाता है? एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर किया, ठीक है, वहाँ के पेड़ काटे, जो बच गया उसको जला दिया, वहाँ पे 3-4 साल वहाँ पे खेती बाड़ी करी, ठीक है। अब उनके पास कुछ फर्टिलाइजर्स तो है नहीं कि वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएं कैसे। सो क्या करते हैं, 2-3 साल बाद वो नए पीस ऑफ लैंड को क्लियर कर देते हैं, वहाँ के पेड़ काट देते हैं और वहाँ पे खेती बाड़ी, और इस लैंड को छोड़ देते हैं। एंड दे मूव टू दी न्यू पीस ऑफ लैंड। 3-4 साल तक वो पिछला लैंड आइडल पड़ा रहेगा और उसमें फर्टिलिटी रीगेन हो जाएगी, एंड दे विल अगेन शिफ्ट टू दिस लैंड, और दे मे मूव टू अनदर पीस ऑफ लैंड, राइट। सो ये है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सो आई होप देयर इज नो डाउट इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एंड दे ग्रो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। कुछ के नाम हमने सुने हैं, कुछ के नहीं सुने हैं। मेज, बनाना, वेजिटेबल तो हम सबने जानते हैं, बट कसावा, टोपियोको एंड यम, दे आर सम vegetables, some fruits that are grown in the Amazon basin by the tribes which live there। Now, अब human being है, slowly डेवलपमेंट करेगा, जो एरियाज अनएक्सप्लोर्ड हैं उनको एक्सप्लोर करेगा, वहाँ के एरियाज को क्लियर करेगा ताकि वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उन एरियाज को यूज़ करके डेवलपमेंट कर सके। सो अब बहुत सारे एरियाज को
क्लियर कर दिया गया है। किसके लिए? प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए, कैश क्रॉप्स के लिए, बिकॉज कैश क्रॉप्स यील्ड लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर अ कंट्री, सो दे आर ग्रोन एट लार्ज स्केल। बड़े नंबर पे, बड़ी संख्या में, मास लेवल पे कैश क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। मोर ओवर, मतलब आप समझिए कैसे ट्राइबल्स जो डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, बट अब कुछ एरियाज क्लियर किए जा रहे हैं फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, जिसको हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। देन इवन माइनिंग इज डन हेयर in some areas, and the mining of the minerals like iron, copper, tin, manganese, bauxite, etc. And the chief mode of transport, chief means main means of transport, हमने means of transport पिछले वीडियो में पढ़े हैं। So यहाँ पे chief means of transport होगा waterways, क्योंकि इतनी बड़ी river है, इतने सारी tributaries हैं, so they are used as a waterways. So Amazon river basin is occupied or inhabited by the tribes, but some areas are being cleared for the industrialization, mining practices is done, and some cities are also being developed along the river basin. So that's all about the chapter. हाँ, एक बात जो ध्यान रखने वाली है, जो याद रखने वाली है, we as human are causing danger to these species of wildlife, flora, fauna. हमारी जो ओवर यूज वाली जो हैबिट है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है हमारे रेन फॉरेस्ट पे। सो कोशिश करते हैं आप हम सब मिल करके कि हम अपने जंगलों को बचा सकें, सो दैट वी मे हैव अ ब्राइटर फ्यूचर। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक गंगा बेसिन, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन। सो टिल देन एवरीवन, टेक केयर एंड प्लीज डू कमेंट to let me know, do you like my teaching or not? And yes, please comment if you want anything to be changed, and yes, do comment if you want any special chapter to be made जिसका आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। So take care everyone, bye bye, God bless you.